आज आप एक ऐसे आदमी की कहानी देखने वाले हैं जो मरे हुए लोगों का दोस्त बन के उनके घर वालों से पैसे निकलवाता है। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसी मौत दिखती है जो बाकी सब मौतों से अलग होती है, जहां हर चीज सिर्फ एक्सीडेंट लगती है, लेकिन सच कुछ और ही होता है। हर मौत के पीछे छुपा होता है एक परफेक्ट प्लान। और कहानी देखेंगे एक ऐसे कातिल की जो कभी भी गलती नहीं करता, जो भीड़ में रहता है लेकिन कभी दिखता नहीं। तो देर नहीं करते हैं और आज की इस शानदार सस्पेंसफुल मूवी की शुरुआत करते हैं। आज की मूवी है मृत्युंजय। कहानी की शुरुआत होती है और हम मिलते हैं जय से। जय एक न्यूज रिपोर्टर है। हालांकि रिपोर्टर कहना सही नहीं होगा, असल में वो अखबार के लिए एड कलेक्ट करता है। उसके दिल में बरसों से एक ख्वाहिश पल रही होती है कि वो एक दिन क्राइम रिपोर्टर बने, लेकिन क्वालिफिकेशन की कमी की वजह से ये सपना अधूरा ही रह गया होता है। फिलहाल वो अखबार के लिए छोटे मोटे ऐड ढूंढ के लाता है और इस काम के लिए उसने एक बड़ा ही अनोखा तरीका निकाला होता है। जब भी इलाके में किसी की मौत होती है तो जय वहां पहुंच जाता है। अगर मरने वाला मुस्लिम है तो वो मुस्लिम का भेष बना लेता है, अगर हिंदू है तो हिंदू बन जाता है, और अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन बन जाता है। वहां जाके वो काफी देर तक मरने वाले के परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों की बातें सुनता है और घर में लगी तस्वीरें देखता है और मरने वाले शख्स के बारे में एक पूरी तस्वीर अपने दिमाग में बना लेता है। फिर वो सबको बताता है कि वो मरने वाले का बहुत करीबी दोस्त था, लेकिन किसी ने उसे मौत की खबर ही नहीं दी। उससे खुद बड़ी मुश्किलों से पता चला। वो ये भी कहता है कि शायद और भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें अभी तक खबर नहीं मिली होगी, परिवार की तो उनको पहचान भी नहीं होगी। इसीलिए सबसे अच्छा यही होगा कि अखबार में मृत्यु का विज्ञापन छपवा दिया जाए, ताकि कम से कम सबको पता तो चले। इसके बाद वो बताता है कि विज्ञापन छपवाने में कितना खर्चा आएगा और खुद सबसे पहले कुछ पैसे देता है और बाकी लोगों से भी थोड़ा थोड़ा मांगता है। गम के माहौल में लोग भावुक हो जाते हैं और पैसे दे देते हैं। इस तरीके से जय अपने अखबार के लिए लगभग 1000 ऐड कलेक्ट कर चुका होता है। उसकी बस एक ही चाहत होती है कि उसे क्राइम रिपोर्टर ब्रांच में ट्रांसफर मिल जाए, लेकिन 1 साल से ज्यादा काम करने के बाद भी उसे प्रमोशन नहीं मिलता और हर बार उसे यही जवाब दिया जाता है कि उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। इसी काम के सिलसिले में एक दिन जय को खबर मिलती है कि अच्युत शर्मा नाम का एक आदमी मर गया है। जय वहां पहुंचता है और देखता है कि अच्युत शर्मा की एक छोटी सी बेटी है अंजलि, जो अपने पापा के मौत में जरा भी नहीं रो रही होती। ये देख के जय को अपना बचपन याद आ जाता है। जय जब बहुत छोटा था, एक दिन सुबह नींद से उठा तो उसने देखा कि उसके माँ बाप दोनों मर चुके हैं और लोगों ने उन्हें कफन पहना के लिटा दिया है। वो इतना छोटा था कि मौत का मतलब तो समझता था, लेकिन ये बात उसके दिमाग में ठीक से बैठ नहीं पा रही थी कि उसके माँ बाप अब कभी वापस नहीं आएंगे। इसीलिए वो रो नहीं रहा था। उसकी एक आंटी थी जिन्होंने ये देख के समझ लिया था कि अगर ये बच्चा अभी नहीं रोया तो ये दर्द उसके अंदर ही अंदर जमा होता जाएगा और एक गहरा ट्रॉमा बन जाएगा। माँ बाप की मौत के बाद जय उसी आंटी के पास पला बढ़ा। आंटी ने जानबूझ के बरसों तक उसके साथ सख्ती की और बुरा बर्ताव किया, सिर्फ इसलिए ताकि जय रो सके। और जब तक जय नहीं रोया, आंटी ने भी अपने आंसू नहीं बहाए और आखिरकार एक दिन जय रो पड़ा। इस तरह आंटी ने उसे माँ बाप की कमी महसूस कराई और उसके अंदर जमा हुई सारी तकलीफ बाहर निकलवाई। जय समझ जाता है कि अंजलि के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। उसे अंजलि के लिए बहुत बुरा लगता है और इसी वजह से वो पहली बार अपना काम अधूरा छोड़ के वहां से चला जाता है। जय शहर में अकेला रहता है, जबकि उसकी आंटी गांव में रहती है। यहाँ उसके 3 दोस्त हैं, जिनमें से कोई भी बड़ा काम नहीं करता। एक दोस्त कब्रिस्तान की देखभाल करता है, दूसरा हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में डॉक्टर के साथ काम करता है और तीसरा जय के साथ मरने वालों के घर आना जाना करता है। यानी कह सकते हैं कि वो उसका असिस्टेंट है। उनके पास एक गाड़ी भी है जिसमें वो शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। इस घटना के बाद कुछ दिन गुजरते हैं और इस दौरान जय अंजलि को फॉलो करता रहता है। एक दिन वो अंजलि से मिलने जाता है। स्कूल से लौटते समय अंजलि एक बेंच पे बैठी होती है, वही बेंच जहां वो अपने पापा के साथ बैठ के बातें किया करती थी। जय उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि बिल्कुल खामोश रहती है। पापा की मौत के बाद से वो एकदम चुप हो गई होती है। जब जय वहां से जाने लगता है तो अंजलि अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, मेरे पापा के साथ क्या हुआ? इस सवाल का जय के पास कोई जवाब नहीं होता। इसी बीच हम देखते हैं कि बीबीए नाम का एक बैंक एक बड़े फ्रॉड केस में फंस जाता है। उनके खिलाफ केस दर्ज होता है।
इस केस का सबसे अहम गवाह उसी बैंक का एक कर्मचारी विक्रांत होता है। विक्रांत एक रूटीन फॉलो करने वाला इंसान होता है। वो रोज सुबह शाम मंदिर जाता है और शाम को 1 घंटा मैदान में खेलता है और एक अच्छा खिलाड़ी भी है। बैंक के खिलाफ गवाही देने की वजह से उसकी जान को खतरा होता है, इसीलिए उसे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है और 2 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में हमेशा उसके साथ रहते हैं। सुनवाई से एक दिन पहले शाम को विक्रांत अपनी आदत के मुताबिक मंदिर जाता है। दोनों पुलिस वाले थोड़ी दूरी पे खड़े होकर चाय पी रहे होते हैं। मंदिर सड़क के बिल्कुल पास रहता है और उस दिन बारिश की वजह से सड़क पे काफी पानी जमा हुआ होता है। मंदिर के ऊपर और आसपास सीरीज लाइट्स लगी होती है। विक्रांत पूजा करते करते पीछे हटता है और पानी पे आ जाता है। तभी ऊपर से लाइटिंग का एक तार टूट के पानी में गिर जाता है और उसे करंट लग जाता है, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। देखने में तो ये पूरी तरह से एक्सीडेंट लगता है, लेकिन क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस होता है और ये घटना सुनवाई से ठीक एक दिन पहले होती है, इसीलिए जांच की जिम्मेदारी सीता को दी जाती है। सीता घटना स्थल पे पहुंच के जांच शुरू करती है। जब रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं कि विक्रांत की मौत कैसे हुई है, तो सीता का सीनियर ऑफिसर कह देता है कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन सीता साफ कहती है कि ये एक एक्सीडेंट भी हो सकता है और नहीं भी, इसीलिए जांच पूरी होने से पहले कुछ कहना ठीक नहीं होगा। सीता के इस बयान से केस अचानक एक नए मोड़ पे पहुंच जाता है। उसके सीनियर ऑफिसर को ये बात पसंद नहीं आती और वो सीता को जांच पूरी करने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय देता है। इधर विक्रांत के अंतिम संस्कार वाले दिन जय भी वहां पहुंचता है अपना एड वाला काम करने के लिए, लेकिन अचानक उसकी नजर विक्रांत के शव पे पड़ती है। गले और गाल पे जलने के निशान देख के वो लोगों से पूछता है तो पता चलता है कि विक्रांत करंट लगने से मरा है। और तभी उसके दिमाग में एक बात कौंधती है, अंजलि के पापा अच्युत शर्मा के शव पे भी बिल्कुल ऐसे ही निशान थे, वो भी करंट लगने से ही मरा था। जय सोचने लगता है कि बस कुछ ही दिनों के अंतर में एक ही इलाके के 2 लोग बिल्कुल एक ही तरीके से कैसे मर सकते हैं, और उससे भी बड़ी बात कि दोनों की जिंदगी का पैटर्न भी लगभग एक जैसा ही था। दोनों लोग मंदिर जाते थे, दोनों मेट्रो से ऑफिस जाते थे। उसके दिमाग में शक पैदा होता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि प्लान करके की गई हत्या है। जय और उसके दोस्त कब्रिस्तान के कोने में रोज बैठ के गप्पे मारते हैं और ड्रिंक करते हैं। वहीं बैठ के जय अपने दोस्तों को अपने शक के बारे में बताता है। उसी वक्त न्यूज में एसीपी सीता का बयान भी आता है। सीता को भी शक होता है कि विक्रांत की मौत हत्या हो सकती है। अगले दिन जब सीता विक्रांत की मौत वाली जगह यानी कि मंदिर के सामने जांच कर रही होती है, तो जय अपने दोस्त के साथ वहां पहुंचता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि विक्रांत की तरह ही कुछ दिन पहले इसी इलाके में एक और मौत हुई है, इसीलिए उसका मानना है कि ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि सोची समझी हत्या है। लेकिन एक अनजान आदमी का यूं आके बोलना सीता को चिढ़ा देता है। ऊपर से उस पे पहले से ही प्रेशर होता है, इसीलिए उसका मूड खराब हो जाता है और वो अपने कांस्टेबल मूर्ति से कह के जय को वहां से भगा देती है और कहती है कि अगर शक है तो लोकल थाने में रिपोर्ट करो। लेकिन जय हार मानने वालों में से नहीं होता। वो अपने दोस्त के साथ उस जगह पे रोज बैठने वाले एक भिखारी के पास जाता है, उसे चाय पिलाता है, कुछ पैसे देता है और उससे सवाल करता है। भिखारी बताता है कि मंदिर की लाइटनिंग को हर 3 दिन में एक नाटा सा टेक्नीशियन आके ठीक करता था, लेकिन विक्रांत की मौत से 3 दिन पहले एक लंबा सा आदमी रोज आके लाइटिंग को चेक करके चला जाता था बिना कुछ ठीक किए। सबसे अजीब बात यह है कि जिस वक्त विक्रांत मरा उस समय भी वो लंबा आदमी थोड़ी दूर ही खड़ा था और विक्रांत को मरते हुए देख के उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। अब जय को समझने में देर नहीं लगती कि वही आदमी कातिल है। वो भिखारी से उस आदमी का हुलिया पूछता है। भिखारी बताता है लंबा कद, गंजा सिर, मोटे फ्रेम का चश्मा और एक पैर में पोलियो की वजह से हल्का सा लंगड़ापन। असल में विक्रांत को सच में मारा गया था। बीबीए बैंक के मालिक ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के जरिए ये कत्ल करवाया था। जब सीता ने जांच शुरू की तो बैंक का मालिक डर गया कि वो कहीं पकड़ा ना जाए और उसने बशीर नाम के उस आदमी को कॉल किया जिसके जरिए उसने किलर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। बशीर एक साधारण सी दुकान चलाता है, लेकिन उसकी आड़ में उसका असली काम है साधु नाम के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ डील करना और सुपारी कलेक्ट करना। बशीर बैंक के मालिक को भरोसा दिलाता है कि ये किलर कभी भी गलती नहीं करता और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक तरफ जय और सीता जांच में लगे हैं और दूसरी तरफ साधु अपना काम करता जा रहा है। जय का अब बस एक ही मकसद है दोस्तों,
अंजलि को ये बताना कि उसके पापा के साथ असल में क्या हुआ। इस बारे में और गहराई से जांच करने के लिए जय उस मंदिर के पास जाता है जहां अच्युत शर्मा मरा था। वहां जाके वो देखता है कि बगल में ही एक एटीएम बूथ है। एटीएम में एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन जहां अच्युत शर्मा मरा था वो जगह कैमरे की रेंज में नहीं आती। हालांकि वहां बैठा सिक्योरिटी गार्ड जरूर कुछ जानता होगा। अच्युत शर्मा रात को मरा था, इसीलिए जय और उसके दोस्त रात की शिफ्ट वाले गार्ड का इंतजार करते हैं। गार्ड के आने पे जय उससे पूछता है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। गार्ड बताता है कि वो पहले उसी बैंक में काम करता था जहां अच्युत शर्मा काम करता था। वो उसे व्यक्तिगत रूप से जानता था। तब जय भिखारी से मिले उस लंबे आदमी की शक्ल सूरत गार्ड को बताता है और पूछता है क्या उसने ऐसा कोई आदमी देखा है। गार्ड कहता है कि हाँ, एक ऐसा आदमी अच्युत की मौत से करीब 1 महीने पहले से यहाँ नियमित खड़ा रहता था। अब जय को यकीन हो जाता है कि विक्रांत और अच्युत दोनों का कातिल एक ही है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, अच्युत को आखिर क्यों मारा गया? विक्रांत को तो गवाही की वजह से मारा गया, ये समझ में आता है, लेकिन अच्युत का क्या कसूर था? इस सवाल का जवाब जय को उसी रात मिल जाता है। रात को वो अपने दोस्तों के साथ कब्रिस्तान में बैठा होता है। तभी उसका एक दोस्त एक आदमी से कब्र की तख्ती बनवा के लाता है, लेकिन उस पे लिखाई में गलती होती है। वो आदमी कहता है कि बार बार करने से परफेक्शन आता है, पहले कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो गलती नहीं होती। बस यही बात जय के दिमाग में क्लिक हो जाती है। जय समझ जाता है कि अच्युत और विक्रांत की जिंदगी का पैटर्न लगभग एक जैसा था, इसीलिए कातिल ने पहले अच्युत को फॉलो किया, ये समझने के लिए कि उसे कैसे मारना है, और फिर उसी तरीके से पहले अच्युत पे आजमाया ताकि विक्रांत को मारते वक्त कोई गलती ना हो। अच्युत एक साधारण आदमी था, उसकी मौत पे कोई ज्यादा जांच नहीं होती, लेकिन विक्रांत एक हाई प्रोफाइल केस से जुड़ा था। अगर उसे मारते वक्त कोई भी गलती होती तो कातिल पकड़ा जा सकता था। इसीलिए पहले अच्युत को मार के उसने अपनी प्लानिंग को परफेक्ट किया। अगले दिन जय एक प्लान बनाता है और अपने दोस्त से कहता है कि सुबह 10 बजे अच्युत के ससुराल पहुंचना। असल में अच्युत अपने घर में नहीं रहता था, बल्कि अपनी पत्नी के मौत के बाद बेटी अंजलि के साथ ससुराल में ही रहता था। अगर जय सीधे जाके पूछताछ करता तो कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता, इसीलिए वो एक चालाकी सोचता है। अगली सुबह जब सीता ऑफिस जाने के लिए घर से निकलती है तो जय उससे मिलने पहुंच जाता है। सीता पहले बात करने से मना करती है, लेकिन बाद में राजी हो जाती है। जय कहता है कि गाड़ी में चलते चलते बात कर लेते हैं, और वो सीता की पुलिस गाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते में जय सड़क पे कंस्ट्रक्शन का बहाना बनाकर गाड़ी को उस रास्ते पे ले जाता है जहां अच्युत का ससुराल होता है। चलते चलते वो सीता को बताता है कि उसने और भी खोजबीन की है और ये पक्का कत्ल है। वो कहता है कि अगर सीता बीबीए के बैंक की कॉल की लिस्ट चेक करे तो शायद उन्हें कोई कनेक्शन मिल जाएगा। तभी जय को पता चलता है कि सीता ने पहले ही कॉल लिस्ट चेक कर ली है। अच्युत का ससुराल आते ही जय वहां उतर जाता है। पुलिस गाड़ी से उतरते देख लोगों को लगता है कि जय पुलिस वाला है। बाहर उसका दोस्त पहले से ही खड़ा होता है। दोनों मिलकर अंदर जाते हैं और अच्युत के साले से बात करते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि अच्युत बहुत सादी जिंदगी जीता था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मौत से करीब 1 दिन पहले ही उसे लगने लगा था कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। हालांकि उसने कभी भी किसी को देखा नहीं, लेकिन उसी 1 महीने में उसके साथ 2 बार हादसे होते होते बचे। एक बार बारिश की रात में खुले मैन होल में गिरते गिरते बचा क्योंकि ढक्कन हटा हुआ था, और दूसरी बार भीड़ में किसी ने उसे धक्का देके मेट्रो के सामने गिराने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने खींच के बचा लिया। ये दोनों हादसे एक्सीडेंट भी हो सकते थे, लेकिन अब जय को कोई भी शक नहीं रहता। जय समझ आता है कि कातिल ने विक्रांत को मारने के लिए पहले अच्युत पे प्रैक्टिस की। 2 बार अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश की। फेल होने के बाद जब वो करंट से अच्युत को मारने में सफल हुआ, तभी उसने वही तरीका विक्रांत पे भी इस्तेमाल किया। इधर सीता का सीनियर ऑफिसर विक्रांत का केस बंद करवा देता है और रिपोर्टर्स के सामने बयान दे दिया जाता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। सीता को भी जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इसीलिए वो भी मान लेती है कि शायद ये एक्सीडेंट ही था। अच्युत के ससुराल के सामने कुछ दूरी पे एक कई मंजिला इमारत थी। जय को शक होता है कि वहीं से अच्युत पे नजर रखी जाती थी। वो उस इमारत के हर फ्लैट के दरवाजे पे जाके दस्तक देता है और कातिल की शक्ल सूरत बता के पूछता है कि क्या किसी ने ऐसा आदमी देखा है।
असल में उसी इमारत में कॉन्ट्रैक्ट किलर साधु रहता था। टीवी पे सीता का बयान और केस बंद होने की खबर देख के उसने मान लिया था कि खतरा टल गया है। लेकिन तभी जय उसके फ्लैट के दरवाजे को खटखटाता है। साधु दरवाजा खोलता है, लेकिन जय उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने भेष बदल के हत्याएं की थी। असल में वो एक बिल्कुल ही सामान्य और स्वस्थ दिखने वाला आदमी होता है। जब जय कातिल का हुलिया बता के पूछता है तो साधु तुरंत समझ जाता है कि जय उसी को ढूंढ रहा है। वो मना कर देता है कि उसने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा। साधु की एक अजीब आदत होती है दोस्तों, वो बोतल का पानी पीने के बाद बोतल को मोड़ के जेब में रख लेता है और बाद में डस्टबिन में फेंकता है। इधर जय आगे के फ्लैट्स में पूछताछ करने चला जाता है। उधर साधु दरवाजा बंद करते ही अपनी बंदूक पे साइलेंसर लगाता है और जय को मारने के इरादे से बाहर निकलता है। लेकिन जय आसपास कहीं नजर नहीं आता। वो बिल्डिंग के अंदर अंदर उसे ढूंढता है, फिर छत पे जाके इंतजार करता है कि जैसे ही जय बाहर निकलेगा वो उसे गोली मार देगा। लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और लोग छाते लेके निकलते हैं और जय भी इसी भीड़ में घुल मिल के एक ऑटो में बैठ जाता है। इस तरह वो अनजाने में ही सही लेकिन एक हमले से बच निकलता है। इसके बाद साधु बशीर को कॉल करता है और इलाके के टावर से उस समय के सारे कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाता है जब जय वहां आया था, क्योंकि उसने जय को फोन पे बातें करते हुए देखा था। लिस्ट मिलने के बाद वो एक एक नंबर पे कॉल करता है और जैसे ही जय का नंबर डायल करता है जय फोन उठाता है और किसी को कातिल का हुलिया बता के पूछता है, इसे देखा है? तभी साधु समझ जाता है कि ये तो वही आदमी है जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आया था। वो नंबर ट्रेस करके जय का पता निकाल लेता है और उसके पीछे घूम के मौका तलाशने लगता है। जय अपने असिस्टेंट दोस्त के साथ उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ उसका दोस्त साथी काम करता है। साथी को मना के वो चुपके से हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में घुसने की योजना बनाता है। उसका अंदाजा होता है कि जिस कातिल ने इतनी सफाई से कत्ल किया है उसने पहले भी ऐसा किया होगा। वो पोस्टमार्टम रिकॉर्ड देख के पुराने कई केसों में कोई पैटर्न ढूंढना चाहता है। साथ ही किसी तरह सबकी नजर बचा के उसे रिकॉर्ड रूम में घुसा देता है, लेकिन बाहर निकालते समय डॉक्टर सामने आ जाता है। डॉक्टर रिकॉर्ड रूम का दरवाजा खुला देख के उसे लॉक कर देता है और साथी को अपने साथ ले जाता है। साथी मजबूर होकर जय को अंदर बंद छोड़ देता है। अंदर जय फोन के कैमरे से सारे पोस्टमार्टम रिकॉर्ड की तस्वीरें खींचने लगता है। बाहर साथी आता है तो जय का दूसरा दोस्त उससे जय के बारे में पूछता है। उनकी बातों से साधु को सिर्फ इतना सुनाई देता है कि कोई अंदर ताले में बंद है। इसके बाद साधु हॉस्पिटल के अलग अलग कमरों में ताले तोड़ के देखने लगता है। जब वो रिकॉर्ड रूम का ताला तोड़ रहा होता है तभी आवाज सुन के जय समझ जाता है कि कोई आ गया है। वो जल्दी से भागने की कोशिश करता है और कुछ शेल्फ्स को गिरा देता है। फिर कमरे का शीशा तोड़ के वो बाहर निकल जाता है और एक बार फिर किस्मत उसका साथ देती है और वो साधु के हाथों से बच निकलता है। जय उन तस्वीरों की फोटोग्राफी करवा के घर ले जाता है और उनमें कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है। काम खत्म करने के बाद वो सारी कॉपियां छत पे चिपका देता है ताकि हर समय उसकी नजर उन पे पड़ती रहे और उसका मकसद उसे याद रहे। रिकॉर्ड चेक करने पे उसे पता चलता है कि पहले भी इस पैटर्न में कई मौतें हो चुकी है। ये बात बताने के लिए वो सीता के ऑफिस में कॉल करता है और पता करता है कि वो कहाँ है। उस वक्त सीता एक रेस्टोरेंट में बैठ के शादी के लिए लड़का देख रही होती है। जय वहाँ पहुँचता है और अपने साथ डॉक्यूमेंट्स की फाइल भी ले जाता है। सीता बात करने को तैयार नहीं होती और कहती है कि बाद में ऑफिस आ जाना, लेकिन जय जिद करता है। सीता कांस्टेबल मूर्ति से कह के उसे रेस्टोरेंट से निकालने की कोशिश करती है। जाते जाते जय फाइल उसके सामने रख देता है और बताता है कि आखिर वो ये तफ्तीश क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अंजलि को ये बताना चाहता है कि आखिर उसके पिता के साथ हुआ क्या था। तब सीता उससे पूछती है कि अगर कातिल सच में कॉन्ट्रैक्ट किलर है तो इतनी छानबीन के बावजूद उसने जय को क्यों नहीं मारा। जय जवाब देता है कि कातिल उसे जानता ही नहीं, इसीलिए नहीं मारा, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता जिससे वो ये साबित कर सके कि विक्रांत और अच्युत का कातिल एक ही है। उधर उसी समय साधु जय के अपार्टमेंट में घुस चुका होता है। सब कुछ चेक करने के बाद वो जय के लिए मौत का जाल बिछाता है। जय को फॉलो करके वो पहले ही जान चुका था कि जय चाबी दरवाजे के ऊपर रखता है, इसीलिए अंदर घुसना आसान था। वो गैस सिलेंडर ऑन करके निकल जाता है ताकि फ्लैट गैस से भर जाए और जय जैसे ही लाइट ऑन करे ब्लास्ट हो जाए। इसके बाद वो बिल्डिंग के सामने सड़क पार एक चाय की दुकान पे बैठ जाता है, जहां से जय के फ्लैट का दरवाजा साफ दिखता है।
जय आता है और जैसे ही चाबी उठाने जाता है उसे चाबी की पोजीशन बदली हुई लगती है। वो तुरंत समझ जाता है कि किसी ने चाबी छुई है। वो झुक के नीचे बैठ जाता है ताकि सामने से कोई उसे देख न सके और चाबी से खिड़की का शीशा थोड़ा तोड़ के अंदर की गैस की बदबू महसूस वो कर लेता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कातिल उसे पहचान चुका है। जय को बाहर निकलते देख साधु बंदूक तानता है, लेकिन जय पहले से सतर्क होता है। वो भीड़ में चलते हुए इधर उधर नजर घुमा के कातिल को ढूंढता है। वो उसी हुलिये की तलाश में होता है जिसे वो जानता है, गंजा सिर, मोटा चश्मा, लंगड़ा पैर। जबकि उसे ये पता नहीं है कि असल में कातिल का असली चेहरा अलग है। अपनी जान बचाने के लिए जय एक अजीब तरीका अपनाता है। वो जानबूझ के एक ट्रैफिक पुलिस वाले को थप्पड़ मार देता है ताकि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और पुलिस सुरक्षा उसे मिल सके। ड्यूटी में तैनात पुलिस वाले को थप्पड़ मारने के कारण उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस वैन में डाल के जेल भेज दिया जाता है। दूर से साधु ये सब कुछ देख रहा होता है। जेल में भी जय रुकता नहीं। वो वहीं पे बंद रह के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर से बातचीत करता है और उनकी मानसिकता को जानने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर हमेशा अपनी पहचान छुपा के रखते हैं, आम लोगों में घुल मिल के रहते हैं और एक बिचौलिया रखते हैं जिसके जरिए सुपारी लेते हैं। सिर्फ वही बिचौलिया उनकी असली पहचान जानता है। जेल से ही जय सीता को कॉल करता है और बताता है कि कातिल ने उसे मारने की कोशिश की, अब तो उसे भरोसा करना चाहिए। सीता फिर भी पूरी तरह यकीन नहीं करती, लेकिन वो फिर भी मूर्ति को जय के फ्लैट में भेजती है जांच के लिए। जब साबित हो जाता है कि सच में वहाँ गैस का जाल बिछाया गया था, तब सीता को जय की बात पे भरोसा होने लगता है। अब साधु और जय दोनों एक दूसरे की सोच को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। जय को एहसास होता है कि अपना चेहरा सामने लाके उसने गलती की, लेकिन फिर भी वो ठान लेता है कि चाहे जो कुछ भी हो वो साधु को पकड़ेगा ही। उधर साधु भी तय कर लेता है कि वो जय को जरूर मारेगा। इसी बीच बशीर साधु के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेके एक आदमी के हाथ भेजता है। ठीक उसी समय साधु बशीर के ऑफिस पहुंचता है, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करता है और गैस रोधी मास्क पहन के कमरे में जहरीली गैस छोड़ देता है। वो बशीर को इसलिए मारता है क्योंकि वो उसकी असली पहचान जानता था और साधु कोई जोखिम लेना नहीं चाहता। मरने से पहले बशीर चुपके से अपनी कुर्सी के नीचे एक पते का कागज चिपका देता है, वो जगह जहां शाम को साधु अपने नए टारगेट की पहचान लेने जाने वाला था। जेल से छूटते ही जय फिर सीता को बीबीए बैंक की कॉल लिस्ट चेक करने को कहता है। वहां से बशीर का नंबर मिलता है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस दिन बशीर की हत्या हो चुकी है। तलाश करते करते जय की कुर्सी के नीचे छिपा वो पता मिल जाता है। वो सीता को बताता है कि शाम को कातिल जरूर इस पते पे आएगा। वो जगह एक बाजार होती है। सीता सिविल ड्रेस में पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचती है, सबको अलग अलग जगह तैनात करती है और खुद सीसीटीवी कंट्रोल रूम में बैठ जाती है। वो जय को भी सुरक्षा के लिए वहां आने को कहती है, लेकिन जय मना कर देता है। वो कहता है कि वो खुद बाजार में रह के कातिल को ढूंढेगा। जय पहले ही पुलिस को कातिल का हुलिया बता चुका होता है, एक पैर में पोलियो, मोटा चश्मा, गंजा सिर, इसीलिए पुलिस उसी तरह के किसी आदमी का इंतजार कर रही होती है। उधर साधु बाजार में आता है और सिविल ड्रेस पुलिस वालों के जूते देख के तुरंत समझ जाता है कि वहाँ पुलिस मौजूद है। वो खुद को छुपाते हुए चलता है और कोई उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसका असली चेहरा बताए हुए हुलिये से बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि जय के पास पहुँच के उससे लाइटर भी वो मांगता है। जय बिना देखे ही उसे लाइटर दे देता है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ कातिल को ढूंढने पे होता है। साधु लाइटर वापस करके चला जाता है। कुछ देर बाद जय देखता है कि लाइटर के अंदर एक कागज का टुकड़ा ठूसा हुआ होता है। उसमें एक तारीख लिखी हुई होती है, वो तारीख जिस दिन जय जेल से रिहा होने वाला था। हालांकि सीता की मदद से वो पहले ही बाहर आ चुका होता है। बाद में बाजार के सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जाता है, फिर भी कातिल कहीं नजर नहीं आता। सीता एक बार फिर जय पे गुस्सा होने लगती है। वो उस पे भरोसा खो देती है। जय समझाने की कोशिश करता है कि कातिल ने उसे एक नोट दिया है, लेकिन सीता उसकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं होती। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। इस घटना के बाद जय पूरी तरह हौसला हार जाता है। वो अपनी आंटी को कॉल करता है। आंटी उसे समझाती है, डरना मत, पीछे मत हटना, बस काम जारी रखो। जय फिर से नए सिरे से सोचने लगता है। वो समझता है कि जिस कैमरे में खुद को ठीक से नहीं देखा जा सकता, उसमें कातिल आखिर कैसे दिखेगा। वो अपने दोस्त के साथ उसी बाजार में वापस जाता है और फुटेज को दोबारा चेक करता है। इस बार गौर से देखने पे उसे पता चलता है कि एक आदमी हर कैमरे को किसी न किसी की आड़ लेके पार कर रहा है। जय को उसी पे शक होता है
वो नोटिस करता है कि एक कैमरे से दूसरे कैमरे तक पहुंचने में जितना समय लगना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। वो उस बीच वाली जगह पे जाके देखता है और वहाँ एक लेटर बॉक्स मिलता है। जय समझ जाता है कि कातिल ने अपना नया कॉन्ट्रैक्ट यहीं से उठाया है और अब वो अपने अगले टारगेट के पीछे लगा हुआ है, जो कि सच भी होता है। तब जय के दिमाग में एक नया प्लान आता है। वो बाजार की पार्किंग में उस दिन खड़ी सभी गाड़ियों के नंबर नोट करता है और फिर ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे जाके ये चेक करता है कि ये गाड़ियां उस दिन कहां गई। ट्रैफिक पुलिस के हैंड हेल्ड कैमरे लगातार रिकॉर्ड करते रहते हैं। जय उन फुटेज में उसी कपड़ों वाले आदमी को ढूंढता है और आखिरकार उसे ढूंढ भी लेता है। हालांकि इस फुटेज में भी कातिल का चेहरा साफ नजर नहीं आता, लेकिन एक अहम चीज दिखती है। वो पानी की बोतल पी के उसे मोड़ के जेब में डाल रहा था और उसकी आंखों का एक हिस्सा भी नजर आ रहा था। तब जय अपने दोस्त से कहता है कि इंसान 3 चीजें कभी नहीं बदल सकता: अपनी ऊंचाई, आंखों की चमक और अपनी आदतें। उसे याद आता है कि जिस दिन वो बिल्डिंग में फ्लैट जाके पूछताछ कर रहा था, उस दिन उसके फोन का कैमरा ऑन था और उसमें उसने उसी तरह के एक आदमी को बोतल मोड़ के जेब में रखते हुए देखा था। जय उस वीडियो से उस आदमी की तस्वीर निकाल लेता है और सीता को दिखा के कहता है कि यही कातिल है, लेकिन इस बार भी सीता उसे गंभीरता से नहीं लेती। अब जय समझ जाता है कि पुलिस की मदद उसे नहीं मिलेगी और सिर्फ एक तस्वीर के सहारे इतने बड़े शहर में कातिल को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तब वो एक नई तरकीब अपनाता है। वो हर रोज अखबार में उस तस्वीर वाले आदमी यानी कि साधु की मौत का शोक विज्ञापन छपवाने लगता है, जैसे कि वो मर चुका हो और उसे श्रद्धांजलि दी जा रही हो। उसका अंदाजा सही साबित होता है। कातिल को जानने वाला कोई न कोई व्यक्ति जरूर इस विज्ञापन को देख के प्रतिक्रिया देगा। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अखबार में वो विज्ञापन पढ़ता है और उसी समय अपने घर के सामने उसी आदमी को गुजरते हुए देखता है जिसकी मौत की खबर छपी होती है। वो पीछे से आवाज देता है, लेकिन साधु नहीं सुनता और थोड़ी दूर जाके वो एक घर में घुस जाता है जो कि उसके अगले टारगेट का होता है। बूढ़ा तुरंत विज्ञापन में दिए नंबर पे कॉल करता है और जय को बताता है कि कोई गलती हो रही है, क्योंकि जिसे मरा हुआ बताया गया है वो तो अभी जिंदा है और यही घूम रहा है। जय उससे वो पता ले लेता है। उधर लगातार अखबार में यह विज्ञापन देख के सीता और कांस्टेबल मूर्ति भी समझ जाते हैं कि जय सच में कातिल को पकड़ने में लगा हुआ है। इस बार जय उन्हें लोकेशन बताता है तो सीता और मूर्ति तुरंत वहां पहुंचते हैं। जय और उसका दोस्त भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन अचानक घर के अंदर से गोलियां चलने लगती है। मूर्ति के पैर में गोली लग जाती है। जय का दोस्त उसे तुरंत अस्पताल लेके चला जाता है। सीता इमरजेंसी फोर्स बुलाती है। खिड़की से कातिल की धुंधली परछाई दिखाई देती है जिस पे सीता फायर करती है। अंदर पहले से ही लीक हो रही गैस में आग लग जाती है। जब पुलिस अंदर जाती है तो उन्हें एक जली हुई लाश मिलती है और साथ ही विक्रांत और अच्युत की तस्वीरें भी मिलती है जिन पे टारगेट लिखा होता है। पुलिस मान लेती है कि कातिल मर चुका है और केस को बंद कर देती है, लेकिन असल में दोस्तों साधु जिंदा होता है। अंदर जो लाश मिली थी वो उसके टारगेट की थी। जय समझ जाता है कि इतना चालाक कातिल इतनी आसानी से नहीं मर सकता। वो ये भी नोटिस करता है कि अगर सामने से गोली चली होती तो मूर्ति के सीने में लगती, पैर में नहीं। यानी साधु किसी और दिशा से गोली चला रहा था और वहां से वो भाग गया है। साधु ने पहले 2 अक्टूबर की तारीख दी थी। जय समझ जाता है कि उसी दिन साधु उसे मारने आएगा, इसीलिए वो उस दिन पूरी तैयारी के साथ कब्रिस्तान में आके बैठ जाता है और उसका इंतजार करने लगता है। उसका प्लान होता है कि वो साधु को खुद खत्म करेगा, क्योंकि पुलिस की नजर में वो पहले ही मर चुका है। जय का दोस्त जो कब्रिस्तान में काम करता है पहले ही जगह खाली करवा देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ साधु पहुँचता है। जय कहता है कि उसे पहले से पता था कि वो आएगा। दोनों एक दूसरे को मारने के इरादे से आमने सामने होते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है। भागना, छुपना, अचानक हमला करना, दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जय के कहने पे उसका दोस्त कब्रिस्तान का फव्वारा चालू कर देता है, जिससे जमीन पे पानी फैल जाता है और लाइट्स भी फ्यूज होने लगती है। साधु को लगता है कि जय उसे करंट से मारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो पानी से दूर रहने लगता है। एक मौके पे साधु जय को पकड़ लेता है और मारने से पहले अपनी बोतल से पानी पीता है और जय से उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। तब जय बताता है कि उसका प्लान करंट से मारने का नहीं था, बल्कि पानी पिला के मारने का था। उसे साधु की आदत पता थी कि वो बोतल से पानी पीता है, इसीलिए कब्रिस्तान में घुसते समय उसने साधु की बोतल बदल दी थी
और उसकी जगह वैसा ही दिखने वाली एक बोतल रख दी थी, जिसमें पानी नहीं बल्कि एक ऐसा केमिकल था जो पानी जैसे दिखता है, लेकिन पानी पीने के 30 सेकंड के अंदर इंसान की जान ले लेता है। साधु वही पानी अब पी चुका था और कुछ ही पलों में वो तड़प के मर जाता है। आखिरकार जय अपनी बुद्धि से उसे हरा देता है। इसके बाद जय और उसका दोस्त मिलके पहले से ही खुदी हुई कब्र में साधु को दफना देते हैं। अंजलि के पापा की मौत का बदला लेने के बाद जय अंजलि से मिलने जाता है और उसे बताता है कि जिसने उसके पापा को मारा था उसने उसके पापा के पास माफी मांगने के लिए भेज दिया है। और फिर जय उसे रुलाता है ताकि उसके अंदर जमा सारा दर्द बाहर निकल जाए। और यही इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी सच जीतता नहीं, बस छुप जाता है। और कई बार न्याय अदालतों में नहीं, किसी टूटे हुए इंसान के दिल में पूरा होता है। जय ने एक कातिल को खत्म किया, लेकिन इस सफर में वो खुद भी पहले जैसा नहीं रहा। तो सवाल ये नहीं है कि जय ने सही किया या गलत, सवाल ये है कि अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते। सोचिएगा जरूर और कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।